ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा ये चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो, इस चैप्टर की स्टार्टिंग हमने पिछली चैप्टर से ही कर ली थी। आपको याद होगा, आपने डाल्टन्स एटॉमिक थियरी पढ़ा था। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी जो हमने पढ़ा था, उस एटॉमिक थियरी में डाल्टन ने 6 थियरी दी थी, और उसी वक्त मैंने उसके ड्रॉबैक्स भी समझाए थे आपको। और मैंने ये भी बताया था कि उसमें से कई सारी थियरी गलत हो गई थी, जो बाद में गलत हो गई थी। ऐसा नहीं कि उसी समय गलत हो गई थी। डाल्टन ने जो एटॉमिक थियरी दिया था, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, वो 1805 के आसपास दिया था। 1805 में दिया था। तो उनका कहना क्या था कि कोई भी एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिसको हम फिर फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है बाद में जाकर के फेल हो गया, क्योंकि हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं और उसमें से सब एटॉमिक पार्टिकल्स को उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये थियरी उनकी फेल हो गई। ऑल्दो डाल्टन की एटॉमिक थियरी लगभग 80-85 साल तक वेल एक्सेप्टेड थियरी थी। ये नेक्स्ट 80 इयर्स तक वेल एक्सेप्टेड थियरी थी। ठीक है, तो जब तक साइंस जैसे जैसे एडवांस होता चला जाता है ना, उसमें कई सारी थियरी चेंज होती है, कई सारी नई चीजें ऐड ऑन होती है, पुरानी चीजें हटाई जाती है। हम ही लोग जब अपने टाइम में पढ़ा करते थे, हम लोग जब आप लोग के क्लास में थे, 9th 10th 11th 12th में थे, तो उस समय जो चीजें हमने पढ़ी थी, अब उसमें कई सारी चीजें चेंज हो चुकी है। तो हम लोग भी अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, नई नई चीजें आती रहती है, उसके बारे में पढ़ते रहते हैं। तो कई सारी नई नई चीजें जो आती रहती है, उसके बारे में हमें खुद को भी अपडेट करना पड़ता है। मैं आपको 19 साल से पढ़ा रहा हूं, फिर उसके बाद भी आपको पढ़ाने के से पहले मैं खुद पढ़ता हूं। क्यों पढ़ता हूं? ये देखने के लिए कि कोई नई चीज तो नहीं आ गई, वो चीज अपग्रेड करके मुझे भी बताना होगा ना आप लोगों को। तो उसके लिए हम लोग भी अपने आप को अपग्रेड करते। तो उसी तरह साइंस भी तो अपने आप को अपग्रेड करेगा। तो जब साइंस अपने आप को अपग्रेड करेगा, तो उसमें से उसी तरह से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जब दिया गया, ये उस समय की वेल एक्सेप्टेड थ्योरी थी। लेकिन जैसे जैसे साइंस एडवांस होता चला गया, तो इसमें से कई सारी थ्योरी जो है फेल हो गई। तो जो सबसे पहली चीज वहां पे फेल हुई कि एटम जो है वो डिविजिबल पार्टिकल है, एटम के अंदर से हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं। दूसरी चीज जो डाल्टन ने बताया था कि जो एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं, वो एक तरह के होते हैं, जबकि इसमें भी आपने देखा कि एक एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं, उसके मास अलग अलग हो सकते हैं, जिसको हमने आइसोटोप्स नाम दिया था। वो थियरी भी फेल हो गई। डाल्टन ने यह भी बोला कि एटम जब कंबाइन करेंगे तो उसका मास का रेशियो फिक्स होगा। वो भी फेल हो गई। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। अब यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो देखो, तो ये 12 और 16, तो 3:4 आ गया मास रेशियो यहां पे। लेकिन इस जगह पे मास रेशियो देखो, तो 12:16 इंटू 2 32, 4 से कट किया 3 और 8, तो यहां पे 3:8 आ गया। तो यहाँ पे मास रेशियो कार्बन एंड ऑक्सीजन का ही मास रेशियो 3:4 है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का ही मास रेशियो 3:8 है। वेरिएबल प्रोपोर्शन हो गया। ये भी थियरी फेल हो गई। और उन्होंने जो थियरी दी थी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के मास अलग अलग होंगे, वो थियरी भी फेल हो गई। अब जैसे कार्बन का हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बन जो है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसका मास 12 होता है। नाइट्रोजन, लेकिन कार्बन का ही एक दूसरा एटम भी है, जिसमें कि एटॉमिक नंबर तो 6 ही है, लेकिन मास 14 है, जिसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं ना। इस दोनों को हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। ये दोनों आइसोटोप्स है। यहां पे देखो, ये थियरी भी फेल हो गई थी ना। आपको भी समझाया था कि एक ही एलिमेंट के एटम्स का मास, उन्होंने क्या बोला, सेम होगा, बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, मास अलग अलग है। तो ये आइसोटोप्स हो गए। नाइट्रोजन, जिसका कि एटॉमिक मास 14 होता है। अब यहां पे सी, अगर हम इससे कंपेयर करें
इस वाले कार्बन से और इस नाइट्रोजन से, तो दोनों का मास सेम है। देखो इसका मास और इसका मास सेम है। उन्होंने ये भी बोला था डिफरेंट एलिमेंट्स का मास डिफरेंट होगा। अब इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का मास देखो सेम है, जिसको कि हम लोग आइसोबार बोलते हैं। ठीक है, इसको आइसोबार बोला जाता है। तो आइसोटोप्स के प्रेजेंस फाइंड होने से और आइसोबार की प्रेजेंस फाइंड होने से उनकी कई सारी थियरी जो है फेल हो गई। तो डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी कई सारी जगहों पे फेल हो गई, तो डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी को डिस्कार्ड किया गया और उसकी जगह पे नई थियरी फिर फाइंड हुई। तो डाल्टन की एटॉमिक थियरी ऑल्दो वेल एक्सेप्टेड थियरी थी 80 इयर्स तक लगभग, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद नए तरीके से एटम की स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभी देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि जो चार्ज पार्टिकल है, एटम की जो चार्ज पार्टिकल है वो किसको बोलते हैं, वो क्या होता है। देखो एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, होते तो और भी हैं लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही हैं, तो अभी हम 3 के बारे में ही समझेंगे। एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एक पहला सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। 3 हो गए। अब जैसे कोई एटम है, मान लीजिए कि ये एटम स्फीयर के शेप में होता है। अब तो हमें पता है ना कि एटम का साइज शेप क्या होता है, लेकिन उस समय तो नहीं पता था। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है ये पूरा उसी पे बेस्ड है, तो उस समय हमें नहीं पता था, लेकिन अब तो हमें पता है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसकी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन होता है और इसकी न्यूक्लियस में प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जो है ये। इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है वो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है यहाँ पे, वो इसके न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट कर रहा होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो इसके चारों ओर रोटेट कर रहा होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर। इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस कहां पे हो गई, ये हो गई इन ऑर्बिट में, ये इसका है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कहां प्रेजेंट हैं, ये दोनों हैं, हाँ बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए न्यूक्लियस के अंदर। ये तीनों हो गए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अगर एटम से किसी भी तरीके से हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा करके या किसी भी तरीके से हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दिए बाहर, तो अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाला, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, तो अब जो है वहां पे बच गया सिर्फ और सिर्फ क्या, वहां पे बच गया सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, तो बचा वहां पे क्या, वहां पे बच गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये बच गया। प्रोटॉन पे कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज तो यहां से बाहर निकल गई। तो अब ये जो न्यूक्लियस बचा है यहां पे, इस न्यूक्लियस पे कौन सी चार्ज आ जाएगी, जो कि पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो इस पूरी न्यूक्लियस पे कौन सी चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। हाँ, अब हम इसको क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। चाहे सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाए या कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, सारे इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं या 1-2 इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन हो जाएगा। तो आयन का मतलब क्या है, आयन का मतलब होता है चार्ज स्पीसीज, चार्ज स्पीसीज ये होता है आयन। चाहे उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर वो कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज डेवलप कर ले, नेगेटिव गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। अब यहां से नेगेटिव निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया वहां। अब जैसे मान लो ये पेन है मेरे हाथ में, प्लास्टिक का पेन है। अगर इस प्लास्टिक पेन को या रबर की चीज हो, इंसुलेटर होना चाहिए, उसको अगर आप थोड़ी देर तक अपने हेयर पे रब करो, और हेयर पे रब करने के बाद अगर आप उसको किसी छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर के जाओ, मान लो कि ये पेन है और इस पेन को आपने थोड़ी देर तक अपने हेयर पे रब किया, और रब करने के बाद इसको छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर के इस पेन को
रब किया आपने और इसको छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर के गए। तो आप क्या देखोगे कि ये जो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर होते हैं, ये पेपर के पीस इस पेन की टूवर्ड अट्रैक्टेड हो जाती है। क्यों होगी अट्रैक्टेड? रीजन क्या है अट्रैक्टेड होने? हाँ, रब करने से उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पेन को अगर हमने थोड़ी देर तक अपने हेयर पे रब किया तो उससे क्या होगा कि ये पेन भी तो मैटर का बना है। मैटर का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना है, तो वैसी कंडीशन में होगा क्या, वैसी कंडीशन में इसको रब करने से इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके हमारे हेयर पे आ गए। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो रब करने से रब्ड पेन में कौन सी चार्ज डेवलप हो जाएगी? वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी। इस रब्ड पेन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गई। तो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गई तो अब ये पेपर इस पॉजिटिवली चार्ज पेन के टूवर्ड अट्रैक्टेड हो गया। अब इस पेन को रब करने से का मतलब क्या है? क्या यहां से इलेक्ट्रॉन निकला कि नहीं निकला बाहर? इलेक्ट्रॉन तो निकला ना, तभी तो ये चार्ज हुआ। निकल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को निकाल सकते हैं। आप तो एक सिंपल सी फेनोमेनन कर रहे हो ना, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। उसी तरह से हम और भी फेनोमेनन करके वहां से प्रोटॉन को भी निकाल सकते हैं, वहां से हम लोग न्यूट्रॉन को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी ये किस साइंटिस्ट ने किया था? साइंटिस्ट का नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन। देखो, जे थॉमसन ने जो डिस्कवरी करी थी इसके पीछे एक कहानी थी। कहानी क्या थी सुनो। उधर की कंट्री में, ग्रीक वगैरह में क्या होता था कि वहां पे जो चर्च के पादरी वगैरह होते थे उनको काफी पावर होता था। तो जो लाइटनिंग होती है ना, आसमान में जो बिजली चमकती है, उनको वो लोग कहते थे कि ये गॉड का पनिशमेंट है। तो काफी ये बोल बोल करके लोगों को डराया करते थे। एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम सुना होगा आप लोग। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि नहीं, ये गॉड का कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि ये जो है एक साइंटिफिक फेनोमेनन है। तो जो चर्च के पादरी वगैरह थे उन्होंने बोला कि अगर आप बोलते हो कि ये साइंटिफिक फेनोमेनन है तो प्रूव करो इसको। तो उन्होंने क्या किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक ऊंचे जगह पे जाकर के पतंग उड़ाया बरसात के मौसम में। और ये जो पतंग उड़ाया उन्होंने, पतंग की जो डोर रखी थी उन्होंने, जो धागे उसमें बांध रखे थे वो मेटल के थे। ठीक है, वो मेटल के धागे थे। और इस पतंग को काफी ऊंचा तक उड़ाया। तो जब लाइटनिंग हुई तो उस लाइटनिंग से क्या हुआ कि वहां से, अब ये पतंग की डोर गीली थी बारिश के कारण, तो इस मेटल की वायर ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया। और वहां पे ऐसा बोला जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को उसका करंट भी लगा था, लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग की जो वोल्टेज होती है वो काफी हाई होती है, वहां पे आदमी के बचने का चांस ही नहीं। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि जो है उनको करंट लगा होगा, ये हम बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करते। तो उन्होंने जो है इसको यूज करके कुछ इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन वहां पे दिखाए। तो अगर इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन वहां पे, जैसे चर्च की बेल को उन्होंने बजाया था इसको यूज करके, जो कि किसी बुक में है लिखा कि चर्च की बेल को बजाया, इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन है वो। अब इसका मतलब ये है कि ये जो लाइटनिंग है वो लाइटनिंग क्या है? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है।
इस चीज को उन्होंने बोला कि ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, इस चीज से प्रूव होता है। तो फिर इस चीज को प्रूव करने की, ये चीज जब बता दिया उन्होंने कि इलेक्ट्रिकल फेनोमेनन है, इस चीज को तो हम लेबोरेटरी में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये चीज उन्होंने बोला। अब जब लेबोरेटरी में प्रूव करने की बात आई तो लेबोरेटरी में वो प्रूव नहीं कर पाए। इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया किन्होंने? जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने इसको प्रूव किया, इसी चीज को प्रूव किया इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके लेबोरेटरी में। उन्होंने क्या किया? देखो, ग्लास की ट्यूब ली, ग्लास की एक ट्यूब बना ली, और इस ट्यूब को उन्होंने ऐसे डिजाइन किया, ये ग्लास की मान लीजिए ट्यूब है, इस ट्यूब को उन्होंने कैसे डिजाइन किया? यहां पे एक मेटल की प्लेट लगा दी इस जगह पे, और एक मेटल की प्लेट इस साइड में लगा दिया उन्होंने। यहां पे उन्होंने क्या किया? एक सक्शन पंप लगा दिया, इस जगह पे उन्होंने एक सक्शन पंप लगा दिया, जिस सक्शन पंप से एयर को बाहर निकाल सकते हैं, यहां से एयर को बाहर निकाल सकते हैं। अब एयर को क्यों बाहर निकाला गया? क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते थे जैसा कि लाइटनिंग के ड्यूरिंग हायर एल्टीट्यूड में होता है। लाइटनिंग के ड्यूरिंग हायर एल्टीट्यूड में क्या होता है? अब उतनी किलोमीटर ऊपर की बात कर रहे हैं लाइटनिंग के सिचुएशन में, तो ऊपर में जैसे जैसे आपको मैंने इससे पहले भी समझाया था कि जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं वहां पे क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो इसके अंदर उन्होंने काफी कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखी, ये रखी थी उन्होंने 0.001 mm ऑफ Hg। Hg से एटमॉस्फेयर की प्रेशर को कंसिडर मतलब मेजर किया जाता है। तो उन्होंने जो प्रेशर रखी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.001 mm ऑफ Hg रखी मरकरी के प्रेशर से। यहां से उन्होंने लगा दिया था एक सक्शन पंप जिससे कि एयर को सक किया जा सके। यहां पे उन्होंने दो मेटल के प्लेट लगाए, इस जगह पे दो मेटल के प्लेट लगाए, और इलेक्ट्रिसिटी में काफी हाई वोल्टेज होती है, तो उन्होंने हाई वोल्टेज क्रिएट करने के लिए यहां पे काफी हाई वोल्टेज डाला, बाहर से काफी हाई वोल्टेज डाला था। हाई वोल्टेज कहने का मतलब उन्होंने जो वोल्टेज यहां पे डाली थी वो 10,000 वोल्ट डाला था। अब 10,000 वोल्ट आप समझ ही सकते हो कितना ज्यादा होता है। हमारे घरों में 220 वोल्ट आता है, उस 220 वोल्ट में हम एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब कुछ चलाते हैं। यहाँ पे 10,000 वोल्ट है, बिल्कुल उसी तरह से लाइटनिंग की जितनी वोल्टेज होती है उसी के लगभग आसपास। चूंकि हायर एल्टीट्यूड पे लाइटनिंग होती है तो वहां पे एयर की प्रेशर कम होगी, तो यहाँ पे उन्होंने एयर की प्रेशर कम कर दी, वोल्टेज को काफी हाई कर दिया, बिल्कुल सेम वही सिचुएशन क्रिएट कर दिया। और ये ग्लास ट्यूब है, चूंकि एयर प्रेशर कम करना था तो ये ग्लास ट्यूब के अंदर उन्होंने मेटल की प्लेट लगा दी। ये जो मेटल की प्लेट है, ये मेटल की प्लेट किससे अटैच्ड है? पॉजिटिव टर्मिनल से। और ये जो मेटल की प्लेट है ये किससे अटैच्ड है? नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये जो मेटल की प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एनोड, और इसको हम लोग बोलेंगे कैथोड। तो जब उन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट किया तो उसके बाद क्रिएट करने के बाद उन्होंने एनोड के पीछे, ये जो एनोड है ना, इस एनोड के पीछे उन्होंने क्या किया? फ्लोरेसेंट लेयर यहां पे लगा दिया था, इस जगह पे एनोड के पीछे फ्लोरेसेंट लेयर लगा दिया था। जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंट लेयर लगा दी थी। अब ये फ्लोरेसेंट लेयर क्या होता है? फ्लोरेसेंट लेयर होता है वो लेयर जिसपे कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल उसको स्ट्राइक करेगा तो उसमें चमक आ जाएगी, वो चमकने लगेगा।
अगर कोई चार्ज पार्टिकल उसको स्ट्राइक करेगा तो। ये है फ्लोरेसेंट लेयर, FLUORESCENS, फ्लोरेसेंस लेयर। ये है जिंक सल्फाइड। ये फ्लोरेसेंस लेयर है, जब भी इसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो ये चमकने लगेगा, उस जगह का पार्ट चमकने लगेगा। इतनी चीजें उन्होंने क्रिएट कर, इस तरह की सेटअप तैयार करी। अब उन्होंने क्या देखा कि इसके पीछे की जो फ्लोरेसेंट लेयर है नॉर्मल सिचुएशन में तो नहीं चमकती, लेकिन इस सिचुएशन में जैसे ही उन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट किया तो फ्लोरेसेंट लेयर चमकने लगी। अब फ्लोरेसेंट लेयर, यहाँ के एनोड के पीछे की फ्लोरेसेंट लेयर चमक रही है, इसका मतलब फ्लोरेसेंट इस जगह पे कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल जरूर है, जो चार्ज पार्टिकल इसको स्ट्राइक कर रहा है। किसको स्ट्राइक कर रहा है? फ्लोरेसेंट लेयर को स्ट्राइक कर रहा है। अब इसको स्ट्राइक करने का मतलब क्या हुआ कि वो चार्ज पार्टिकल किधर से आ रहा होगा? निश्चित है कि वो चार्ज पार्टिकल किधर से आ रहा होगा? कैथोड से आ रहा होगा, तभी जाकर के वो चार्ज पार्टिकल इसको स्ट्राइक कर रहा है। निश्चित है कि यहां से ही चार्ज पार्टिकल आ रहा होगा, तब वो चार्ज पार्टिकल इसको स्ट्राइक कर रहा है, और तब जाकर के वो क्या हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है? इस जगह पे चमक आ रही है, ब्राइटनेस आ रही है। कोई, हाँ, इसका मतलब कोई पार्टिकल ऐसा जरूर है जो कैथोड से प्रोड्यूस हो रहा है, जो कैथोड से प्रोड्यूस, ऑल्दो इट वाज इनविजिबल, वो दिख नहीं रहा था, लेकिन वो निश्चित है कि कैथोड से प्रोड्यूस हो रहा है, तभी जाकर के एनोड के पीछे की फ्लोरेसेंट लेयर चमक रही थी। तो अब इसके अंदर वो चार्ज पार्टिकल आई कहां से? इतनी हाई वोल्टेज से वो चार्ज पार्टिकल, इसके अंदर जो गैसेस थी, इसके अंदर जो भी गैस था, उस गैस का जो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन इतनी हाई चार्ज होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव टर्मिनल की टुवर्ड अट्रैक्टेड हुआ। ठीक है, तब उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन था, गैस के अंदर जो गैस भी तो एटम है ना, एटम है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना होगा, तो उस गैस का के एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, दैट इलेक्ट्रॉन विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस फ्लोरेसेंट लेयर। जो एनोड है, पॉजिटिव टर्मिनल है, एनोड पॉजिटिव से अटैच्ड है, तो उसकी टुवर्ड अट्रैक्टेड हुआ, जिसके कारण कि यहां पे फ्लोरेसेंट लेयर पे वो स्ट्राइक हुआ चार्ज पार्टिकल, चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, स्ट्राइक हुआ, और तब जाकर के वहां पे फ्लोरेसेंट लेयर चमकने लगा। तो ये चीजें वहां पे फाइंड आउट हुई, और बिल्कुल उसी तरह की फेनोमेनन हुई इलेक्ट्रिसिटी की तरह की हो गई ना। देखो, लाइट जैसे आसमान में बिजली चमकती है, उसी तरह से यहाँ पे भी चमक आ रही है, और बिल्कुल जैसे आसमान में बिजली कड़कने की आवाज होती है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी आवाज आ रही थी, साउंड उसी तरह से प्रोड्यूस हो रही थी। तो बिल्कुल वही सिचुएशन उन्होंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, और इस चीज को फाइंड करके इस कि वो है क्या पार्टिकल, उन्होंने बोला कि ये पार्टिकल चार्ज्ड पार्टिकल है। ऑल्दो उन्होंने नाम नहीं दिया था, इलेक्ट्रॉन नाम तो बाद में दिया गया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये एक चार्ज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल चूंकि कैथोड से निकल रहा है और एनोड की तरफ जा रहा है, कैथोड से निकल रहा है, इसलिए इस पार्टिकल को कैथोड रे बोला गया। और ये जो ट्यूब है जो उन्होंने जो यहाँ पे बनाया है, इसको कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोला गया, इसको कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोला गया। इससे पहले जो आज से कुछ साल पहले तक, कुछ साल कहने का मतलब 25-30 साल पहले तक, जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, उस समय वो इसी फेनोमेनन पे काम करता था, कैथोड ट्यूब होता था उसके अंदर, तो इसी फेनोमेनन पे वो काम करता था। तो कैथोड रे को जब फाइंड आउट किया गया कि वो पार्टिकल है क्या, तो इसमें ये पता चला कि ये जो है, इस पार्टिकल में कई सारे मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं, मतलब मैटर के कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब इसमें एक्सरे इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इसके बीच में अगर हम कोई हार्ड पार्टिकल डाल दें, हार्ड सब्सटेंस डाल दें, तो हार्ड सब्सटेंस डाल के जब उन्होंने देखा तो इसका एक्सरे इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था इसके पीछे। फिर उन्होंने क्या किया, इसके बीच में मेटल की पैडल व्हील डाल दी, मेटल की पतली सी एकदम हल्की सी मेटल की पैडल व्हील डाल दी, तो उन्होंने क्या देखा कि ये मेटल की पैडल व्हील जो है वो रोटेट करने लगी थी। क्यों? अब मेटल की पैडल व्हील कैसे रोटेट कर सकती है? तभी रोटेट कर सकती है ना जब उसके ऊपर किसी
मैटर को स्ट्राइक करवाया जाए। अब जैसे मान लो ये पैडल व्हील है, अब इसको हम रोटेट कैसे करवा सकते हैं? जब इसके ऊपर कोई चीज स्ट्राइक होगा तभी तो ये रोटेट होगा। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन इसको स्ट्राइक कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन किस चीज का बना है? पार्टिकल का बना है। अब वो पार्टिकल कहां से आ रहे हैं? एटम से आ रहे हैं। तभी जाके पता चला कि एटम के अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? मैटर की प्रॉपर्टी आ रही है, ये एक्सरे इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और इवन इसके ऊपर चार्ज होता है। ये कैसे पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज की टुवर्ड अट्रैक्टेड हो रहा है। अगर हम यहाँ पे बाहर की तरफ, मान लीजिए कि हम बाहर की तरफ मेटल की प्लेट लगा दें, यहाँ पे एक मेटल की प्लेट लगा दें और इधर एक मेटल की प्लेट लगा दें। सपोज करो कि यहाँ पे हम एक मेटल की प्लेट लगा दें, ये हमने यहाँ पे लगा दिया एक मेटल की प्लेट बाहर की तरफ से, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, कैथोड और एनोड बाहर भी लगा दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो दैट इलेक्ट्रॉन विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये इधर क्यों अट्रैक्टेड हो जाएगा? सोचो क्यों अट्रैक्टेड हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद कौन सी चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिवली चार्ज होने के कारण दिस विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज का जो एनोड है उसकी तरफ कनेक्ट अट्रैक्टेड हो जाएगा। तो इससे जो प्रॉपर्टीज आई वो क्या क्या प्रॉपर्टीज आई थी? चलिए प्रॉपर्टीज हम लोग नोट डाउन करें कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज आई थी। सबसे पहली चीज जो उन्होंने बताया वो बताया कि इसका चार्ज कितना होता है। एक तो पहली बात कि इसका चार्ज नेगेटिव होता है। जिस चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब क्या है? कूलम्ब इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो मास बताया गया कि इसका मास कितना होगा। तो एग्जैक्ट मास अगर मेरे से पूछोगे तो इसका एग्जैक्ट मास होता है 1/1840 यूनिट। जो प्रोटॉन का मास होता है ना, प्रोटॉन के मास का 1840, लेकिन आपके एनसीईआरटी में इसको इक्विवेलेंट करके लिखा है 1/2000। आप ये भी ले सकते हो, अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है तो 1/1840 यूनिट लिख लो। दिस इज एग्जैक्ट वन, और ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो आप दोनों में से जो भी याद करना चाहो कर लो, दोनों ही चलेगा। ओके बच्चों, तो ये दो चीजें जो जे थॉमसन ने बताई, तो और भी चीजें थी कि ये दो मैटर का बना होता है, एक्सरे इफेक्ट होता है, इसमें फ्लोरेसेंस की इफेक्ट आ रही है, मेटल व्हील को रोटेट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की टुवर्ड अट्रैक्टेड हो रहा है, ये सब चीजें भी उन्होंने बताई थी। लेकिन ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ये दो मेन चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझ। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम यहाँ पे इसके अंदर जो गैस ले रहे हैं, जो भी गैस ले रहे हैं, इसके अंदर जो भी गैस ले रहे हैं, मान लो कि हमने हाइड्रोजन ले लिया या हीलियम ले लिया या फिर नियॉन ले लिया या फिर ऑक्सीजन ले लिया, कोई भी गैस ले लिया, तो क्या इसके अंदर जो कैथोड रे है उसकी नेचर पे कोई फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन मैंने क्या बोला? मैंने क्वेश्चन जो बोला फिर से सुनो, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। मैंने क्या बोला कि इसके अंदर अगर हम गैस को चेंज करें, जैसे हम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं के बजाय हीलियम गैस ले लें, नियॉन ले लें, ऑक्सीजन ले लें, नाइट्रोजन ले लें, कोई भी दूसरी गैस ले लें, तो क्या यहाँ पे उसके नेचर पे जो कैथोड रे प्रोड्यूस हो रहा है, जो ये प्रॉपर्टीज फाइंड हो रही है, क्या इस प्रॉपर्टीज में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं पड़ेगा। चाहे जो भी गैस ले, इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस होगी, हर इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल का नेचर सेम रहेगा। तो देयर विल बी नो इफेक्ट if gas inside chamber is changed। हर एक कंडीशन में यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू होगी, मास की वैल्यू होगी, ये हमेशा सेम, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, हमेशा ये सेम। ठीक है, तो ये हमेशा सेम होगी। ये हो गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम आ रहे हैं, एंड दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी। देखिए
प्रोटॉन की डिस्कवरी भी बिल्कुल उसी तरीके से हुई जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज सिचुएशन था, थोड़ा सा चेंज था, बहुत ज्यादा चेंज नहीं था। ऑलमोस्ट सिमिलर ही कह सकते हो आप कि ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन ही थे। यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से एक ट्यूब बनाया गया। बिल्कुल सेम उसी तरीके से। इसको कैनाल ट्यूब बोला गया या एनोड ट्यूब बोल सकते हो। यहाँ पे एक मेटल की प्लेट यहाँ पे लगाई गई, दूसरी मेटल की प्लेट यहाँ बीच में लगाई गई और फ्लोरेसेंट लेयर यहाँ पे इसके पीछे लगाया गया। ठीक है, यहाँ पे लगाया गया फ्लोरेसेंट लेयर। फ्लोरेसेंट लेयर को एक काम करते हैं हम लोग ग्रीन कलर से बना देते हैं, क्योंकि जिंक सल्फाइड की लेयर जो है वो ग्रीनिश येलो करके होता है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं फ्लोरेसेंट लेयर। इसको यहाँ पे हम कनेक्ट इसको हम कनेक्ट कर दें यहाँ पे, इसको ये पॉजिटिव टर्मिनल मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे फिर से हमने लगा दिया 10,000 वोल्ट। इसमें क्या किया कि यहाँ पे परफोरेशन कर दिया, मतलब क्या, इसमें छोटे छोटे होल्स क्रिएट कर। यहाँ पे कहने का मतलब हमने परफोरेटेड कैथोड बनाया। कैथोड जो बनाया है, ये कैथोड हमारा है ये जो कैथोड बनाया है, ये कैथोड हमारा परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड कहने का मतलब उसमें छोटे छोटे से होल्स हैं। परफोरेटेड कैथोड, इसमें होल्स हैं। ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल। और ये पीछे जो है ये है फ्लोरेसेंस लेयर, जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंट लेयर, जिंक सल्फाइड। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होनी शुरू हुई, अब यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया गया, यहाँ की एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले वाले की तरह नहीं थी। पहले वाले में क्या था, पहले वाले कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज 0.0001, यही था ना, mm ऑफ Hg। लेकिन यहाँ की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर थी वो थी उससे थोड़ी ज्यादा, और वो थी 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg। कहने का मतलब 0.1 mm ऑफ Hg। 10⁻⁻1 का मतलब 0.1 mm ऑफ Hg एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। मतलब पहले वाली कंडीशन से ज्यादा है। पहले वाली कंडीशन में क्या था, पहले वाली कंडीशन में 0.001 mm ऑफ Hg, और यहाँ पे क्या है 0.1 mm ऑफ Hg, मतलब उससे ज्यादा है यहाँ पे। अब जब यहाँ पे 10,000 वोल्ट क्रिएट किया गया, तो इन्होंने क्या देखा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किया किस साइंटिस्ट ने था,
ये साइंटिस्ट थे ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन। तो ई गोल्डस्टीन ने ये सोचा जिस तरह से इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स वहां पे हैं, उसी तरह से प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल भी होने चाहिए थे। वो एक्चुअली उसी पे हायर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और उन्होंने क्या देखा कि इसके अंदर वहां पे याद करो, वहां पे कहां से कहां मूव कर रहा था, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव कर रहा था। कैथोड रे जो अभी हमने पढ़ा था वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव कर रहा था। यहाँ पे जो उन्हें दिखा था रे, वो एनोड रे था। मतलब एनोड रे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव कर रहा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मूव कर रहा था। यहां पे उनको दिखा कि एक रे, कलर्ड रे, यहां से ये कलर्ड रे इधर से इधर की ओर, इधर से पॉजिटिव टर्मिनल से, कहने का मतलब एनोड से कैथोड की तरफ जा रही, कलर्ड रे। अब ये कलर कहां से आया? ये कलर आया जो यहां पे, ये कलर कहां से आया ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पार्टिकल, वहां पे तो था कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, बट यहाँ पे कौन सी पार्टिकल है जो कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी, जिसको उन्होंने एनोड रे बोला था, जिसको उन्होंने क्या बोला था, जिसको उन्होंने एनोड रे बोला। कि ये जो एनोड रे है, जो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, या इसी का नाम उन्होंने कैनाल रे रखा, एनोड रे या फिर कैनाल रे। कैनाल रे क्यों रखा? ये देखो बीच में छोटे छोटे जो होल्स हैं वो कैनाल की तरह दिख रहे हैं। कैनाल्स मतलब जो छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, कैनाल, तो कैनाल की तरह दिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसको या तो एनोड रे या फिर कैनाल रे बोला। कैनाल से ये पास कर रहे हैं, इसलिए इसको उन्होंने कैनाल। तो आखिर ये कौन सी पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है? नेगेटिव से पॉजिटिव तो चलो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव कौन सी पार्टिकल है जो जा रही है? जब इसको उन्होंने फाइंड आउट किया, और इसमें जब उन्होंने गैस चेंज किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले वाले में मैंने आपको क्या समझाया था? अगर इससे पहले वाले में आप याद करो तो वहां पे गैस के चेंज होने से, वहां पे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था वहां पे मैंने आपको, याद करो कि वहां पे गैस के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, गैस के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, गैस के चेंज होने से फर्क पड़ रहा है। ठीक है, यहां पे गैस के चेंज होने से फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है? देखो, गैस के चेंज होने से यहाँ पे फर्क पड़ेगा। तो अलग अलग गैस लेने से यहाँ पे जो पार्टिकल्स की जो थिकनेस है वो अलग अलग हो जाती, कलर भी अलग अलग हो जाता। तो एक्चुअली है क्या यहाँ पे, जो पार्टिकल जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो समझिए बहुत ध्यान से। यहाँ पे जो पार्टिकल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, दैट इज एक्चुअली व्हाट? दैट इज एक्चुअली आयन, charged ion. That is actually charged ion which is moving from positive terminal to negative terminal. अब ये चार्ज आयन कहां पे होंगे, कैसे प्रोड्यूस हुए? अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां से तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप कर जाती है। किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन इसमें किधर की ओर जा रहा होगा? इलेक्ट्रॉन तो इसमें इधर की ओर जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन तो इधर की ओर जा रहा होगा। लेकिन जो आयन है वो आयन किधर की ओर जा रहे हैं? आयन जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कौन सी आयन हो गई? आयन वहां पे पॉजिटिव आयन हो गई। जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से यहाँ पे जो आयन बचा, जो बाकी पार्ट है, वो पार्ट क्या हो गया? पॉजिटिव आयन हो गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया तो नेगेटिव चार्ज के बाहर निकलने से वहां पे क्या बचा? पॉजिटिव आयन बचा। तो पॉजिटिव आयन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, लेकिन पॉजिटिव आयन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही थी। यही पॉजिटिव आयन वहां पे कलर्ड रे के फॉर्म में दिख रहा था, कलर्ड बीम की तरफ के फॉर्म में दिख रहा था। और यही पॉजिटिव आयन इस परफोरेटेड प्लेट से निकल करके पीछे फ्लोरेसेंट लेयर पे टकरा रही थी, और फ्लोरेसेंट लेयर जो है वो वहां पे चमक रहा। तो ये जो पॉजिटिव आयन जो यहाँ पे निकला, इसी पॉजिटिव आयन से इन्होंने, ई गोल्डस्टीन ने फिर फर्दर आगे जाकर के प्रोटॉन की दिस इज नॉट प्रोटॉन। ये चीज याद रखिएगा, ये जो पॉजिटिव आयन मूव कर रहा है दैट इज नॉट प्रोटॉन, दैट इज एक्चुअली आयन।
दैट इज एक्चुअली आयन। अब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, सपोज करो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के का जो एटम है, हाइड्रोजन के एटम में क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन होते हैं सिर्फ। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जो पास की, इलेक्ट्रॉन निकल गई, जब इलेक्ट्रॉन निकल गई तो बचा क्या, वन प्रोटॉन बचा सिर्फ। ये हम इसको प्रोटॉन बोल सकते हैं, इसको हम बिल्कुल प्रोटॉन बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी की जगह पे हीलियम गैस ले लें, हीलियम गैस का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास 4 होता है। इसके न्यूक्लियस में क्या होगा, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन है और इसके न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन है। तो इस पे जो है 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर इसकी एटम के बाहर जो ऑर्बिट है उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दें बाहर, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गए, ये ऑर्बिट खत्म हो गई, तो अब जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज इज हैविंग 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। दिस इज नॉट ओनली प्रोटॉन, दिस इज नॉट ओनली प्रोटॉन, दिस इज 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन ऑल्सो। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो पार्टिकल मूव कर रहा है, जो आयन मूव कर रहा है, दैट इज नॉट ओनली प्रोटॉन बच्चों, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये चार्ज न्यूक्लियस है। अब ऐसा भी तो एटम हो सकता है जिसमें सारा इलेक्ट्रॉन ना निकले, कुछ ही इलेक्ट्रॉन निकले, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा उसमें, बट वो चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए वहां से। तो दैट इज एक्चुअली चार्ज आयन which was moving from positive terminal to negative terminal, that was actually charged ion which was moving। तो इसलिए यहां से प्रोटॉन जो है उन्होंने बाद में फाइंड करके बताया कि यहां से एक्चुअली हाइड्रोजन एटम से फाइंड करके बताया उन्होंने कि ये प्रोटॉन है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गैस लें, हाइड्रोजन गैस लें, तो उसमें जो बीम की थिकनेस होगी वो अलग होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस छोटा है। अगर हम उसी की जगह पे हीलियम ले लें तो हीलियम में बीम की थिकनेस ज्यादा होगी। क्यों? देखो तो हाइड्रोजन में तो एक ही प्रोटॉन है, बट इसकी न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन भी है ना। अगर इसी की जगह पे हीलियम की बजाय हम नियॉन ले लें तो नियॉन में एटॉमिक नंबर 10 होता है, एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो अगर हीलियम में नियॉन में एटॉमिक नंबर 10 होता है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 20 होता है। तो अब इसकी नियॉन की अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मान लो कि यहाँ पे हमने नियॉन गैस डाल, तो नियॉन गैस की जो न्यूक्लियस होगी वो तो बहुत बड़ी न्यूक्लियस होगी, हाइड्रोजन से और हीलियम से बहुत बड़ी न्यूक्लियस होगी, क्योंकि उसकी न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, उसकी न्यूक्लियस में प्रोटॉन हैं 10 और 10 न्यूट्रॉन भी तो हैं बच्चों, वहां पे दोनों चीजें हैं। यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर आप देखो तो प्रोटॉन का नंबर यहाँ पे 10 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन का नंबर यहाँ पे 10 है, दोनों 10-10 हैं, है ना, दोनों 10-10। तो अब यहाँ पे जब देखो तो इसका साइज कितना बड़ा होगा, तो अगर इसका साइज बहुत बड़ा होगा तो इसकी बीम जो यहाँ से लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जो जा रही होगी, उसकी बीम की थिकनेस भी तो बहुत ज्यादा होगी ना, बहुत ज्यादा। तो अलग अलग गैसेज लेने पे यहाँ पे बीम की थिकनेस अलग अलग होगी, और अलग अलग गैसेज की कलर भी, जो चार्ज आयन होते हैं उसके कलर भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, उसके कलर भी अलग अलग होते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो कलर्ड एनोड रे था या कैनाल रे था, उसकी कलर भी अलग अलग होगी जब हम डिफरेंट गैसेज लेंगे। जबकि इससे पहले वाले में आपने उस कैथोड रे में क्या देखा था, वहां पे सबकी, चाहे कोई भी गैस लीजिए, सब में सेम। यहाँ पे जो है अलग अलग गैसेज लेने पे वहां पे अलग अलग हो जाएगी, बीम की थिकनेस अलग अलग हो जाएगी, कलर अलग अलग हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिफरेंट gases will have, sir, okay sir, तो different gases will have different thickness and different colors। अगर इस ट्यूब के अंदर डिफरेंट गैसेज लेंगे, और उसके बाद इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, ये तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई, पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई जो यहाँ पे कैनाल रे है, उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, डिफरेंट गैसेज विल हैव डिफरेंट थिकनेस एंड डिफरेंट कलर। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, दिस वाज द फर्स्ट वन। यहां पे जो चार्ज देखा गया इसका, दिस चार्ज वाज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव था, दिस चार्ज वाज पॉजिटिव, और इसकी चार्ज की वैल्यू भी बिल्कुल उतनी थी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बट इट वाज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। और इसकी जो मास है
वो मास 1 यूनिट, इलेक्ट्रॉन की मास का 1840 टाइम्स हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर हम बोलेंगे एनसीईआरटी के, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोले तो ये 2000 टाइम्स है, इसकी मास जो है कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों डिस्कवरी हुए इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के बाद तब जाकर के हमें ये पता चला कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और फिर इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बेस पे जे थॉमसन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है, प्रोटॉन कहां पे प्रेजेंट है, उसकी बेस पे जे थॉमसन। न्यूट्रॉन उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुआ, न्यूट्रॉन तो बहुत बाद में जाकर डिस्कवर हुआ। न्यूट्रॉन के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया इस तरह का, वो थ्योरेटिकल डिस्कवरी। तो जे थॉमसन ने इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट है, प्रोटॉन कहां पे प्रेजेंट है, इसके बेस पे उन्होंने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बताया, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता कैसा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पे उनको नोबेल प्राइज भी मिला, जो उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बताया ना, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पे उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, जे थॉमसन।